आप सब पर सलामती हो। अहमद फराज का लिखा हुआ है कि कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई उदू इनकारी है। इस कुए तलब में हमने भी दिल नजर किया जां बारी है। जब साजे सलासल बजते थे, हम अपने लहू में सजते थे। वो रीत अभी तक बाकी है, ये रस्म अभी तक जारी है। कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम मैं खाने गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। जब परचमे जान लेकर निकले, हम खाक नशी मक्तल मक्तल। उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे है बत्तारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे, ये बाजी किसने हारी है। किस जाम में थे अपने दुश्मन, शायद ये उन्हें मालूम नहीं। ये खाके वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। आज स्विट्जरलैंड के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान और अमेरिका के। किन के दरमियान मुज़ाकरात? कि अहमद फराज की ये पूरी नज़्म ईरान के ऊपर सादिक उतरती है कि ईरान वालों ने कम ताकत होने के बावजूद भी जिस तरीके से अमेरिका के सामने रिटेलिएट किया, उसके बाद सतह इस नहज तक है कि मुज़ाकरात के लिए खुद आगे बढ़े और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अब ईरान की गोद में रखने की तैयारी। इसमें 4 ममालिक के पहलू, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, इज़राइल। सबसे पहले बात जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कर लेते हैं। पाकिस्तान की ये इस हद तक खुशबख्ती है कि पाकिस्तान वो जो सिफारती तन्हाई का शिकार मुल्क समझा जाता था, वो इस पोजीशन पर आ चुका है कि वो 2 बड़ी ताकतों के दरमियान बैठा है और ऐसे वक़्त के अंदर बैठा है कि जब खित्ते के दीगर ममालिक जिनके अंदर कतर मौजूद है, ओमान मौजूद है, सऊदी अरेबिया मौजूद है, तुर्किया मौजूद है, मिस्र मौजूद है, या चाइना मौजूद है, या भारत मौजूद है, या रशिया मौजूद है, वो ये नेगोशिएशन नहीं करवा पाए। वो नेगोशिएशन करवाई है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान इस वक्त एक गेम चेंजर मुल्क बन चुका है। सिक्योरिटी प्रोवाइडर से ज्यादा वो स्टेबलाइजर भी बन चुका है। तो अब पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत खुशाइन बात है। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस सतह तक जहां पे पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, अगर इसको वो अच्छे तरीके से ग्रैब करना शुरू कर दे और इसको कन्वर्ट करे मुआशी मंजरनामे में, तो पाकिस्तान इससे बहुत कुछ हासिल कर सकता है और सिफारती सतह के ऊपर बहुत से ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका की आंख का तारा बना हुआ है। तो इस वजह से वो एडवांटेज हासिल किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के वक़्त के हवाले से। पहले ये जुमे को होने थे और अब ये इतवार को हो रहे हैं, तो 2 दिनों का वक़्फ़ा क्यों? इन 2 दिनों के अंदर एक महाज़ खुला हुआ था लबनान का, जिसके बारे में ईरान जो था वो बाकायदा तौर पे बारहा तंबीह कर चुका था कि जब तक वो महाज़ बंद नहीं होगा, ये मुज़ाकरात पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकते। वो महाज़ बंद नहीं हुआ। लेकिन मुज़ाकरात के लिए 2 दिन के डिले के बाद फिर मंज़रनामा जो है वो रोशन हो चुका है। जेडी वेंस, जिन्होंने जुमे को वहाँ पे पहुँचना था, नहीं पहुँच पाए। इसी वजह से जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया और फिर ईरानी डेलीगेशन भी नहीं किया और आज सारे के सारे वहाँ पे पहुँच चुके हैं और फिर बातें भी हो चुकी हैं। लेकिन उसी वक़्त में जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू क्या देते हैं। वो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू ये देते हैं कि ये देख लो कि अगर तुम बातें नहीं मानोगे, अगर तुम मुज़ाकरात नहीं करोगे, तो आबनाए हरमुज़ मैं बंद कर दूँगा और तुम अपने घरों को या अपने मुल्क को वापस नहीं जा सकोगे। तो आबनाए हरमुज़ के रास्ते क्या वो पहुँचे हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर? तो अब यानी समुद्री रास्ता तय करके पहुँचे हैं या फ़ज़ाई रास्ता तय करके पहुँचे हैं? तो ये धमकी दी जा रही है उनकी तरफ से। और फिर वो अपने जो उनका ट्रुथ सोशल अकाउंट है, वो उसके ऊपर एक बयान देते हैं और एक तहरीर लिखते हैं कि अगर ईरान लबनान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज को फंड करने से बाज नहीं आता, तो फिर ईरान को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। कैसे वक्त में, जब जब बगलगीर हो चुके हैं, जेडी वेंस मुलाकात कर चुके हैं, जब फील्ड मार्शल वहां पर मौजूद है, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहां पर मौजूद है, जब ईरानी डेलीगेशन वहां पे मौजूद है, जब जेडी वेंस वहां पे बात ये कर चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में मुझे 2 चीजें अजीज हैं, इंडिया में मेरी बीवी और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल, जब इस तरह की बातें वो कर चुके हैं, पाकिस्तान के किरदार को सराह चुके हैं, और ऐसे वक्त के अंदर फिर ईरान को धमकी दी जा रही है, यानी अभी भी पोस्चरिंग उनकी जारी है और प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर सवाल बहुत से उभरते हैं
कि लेबनान का महाज अगर बंद नहीं होता तो फिर क्या होगा? ईरान कैसे खुद को खामोश कर पाएगा जब ईरान को ये मालूम है कि पै दर पै मुझ पे हमले हो चुके और फिर मुझ पे ये हमले करेगा। और फिर बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि फतवा तो जो है वो आयतुल्ला अली खामनाई का मौजूद था, मुस्तफा खामनाई का तो फतवा मौजूद नहीं है एटम बम बनाने पे, तो ईरान क्या उससे बाज रह सकता है? तो इस ज़मन के अंदर सबसे पहले मैं ये बात कर दूं कि इसराइल के अज़ाइम क्या है। इसराइल के अज़ाइम तो ये हैं कि खत्ते के अंदर अनरेस्ट और केओस रहे। वो उसके तसीब पसंदाना अज़ाइम को सूट करता है। इसी वजह से उसने इराक के अंदर जो मलेशिया मौजूद है उनको स्नब करने की कोशिश की। शाम के अंदर जो ईरानी हिमायत थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। फ़लस्तीन के अंदर ईरानी हिमायत जो थी गज़ा में हमास की सूरत में उसको ख़त्म करने की कोशिश की। लबनान में हिजबुल्लाह की सूरत में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और यमन में हूतियों के ऊपर भी वो अटैक करता है। और फिर एक ही उसके पास महाज था ईरान का, तो वो महाज जो है उसके ऊपर उसने अमेरिका को शामिल करके उसको छेड़ दिया। अब बहुत सारे लोग जिस तरह बशमूल अमेरिकन मीडिया को अगर हम देखें तो अमेरिकन मीडिया तनकीद कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि तुमने तो प्लेट में और ट्रे में रख के सारी चीजें जो है वो ईरान को फराम कर दी है। $300 बिलियन का मंसूबा उसे फराम कर रहे हो। आबना हरमुज का कंट्रोल जो है 60 दिन बाद उसके ऊपर बात होनी है। डायलूट जो यूरेनियम अफजूदा होना है वो ईरान के अंदर होना है। तो क्या चीजें तुमने हासिल की? जंग से पहले ये चीजें कुछ और मराइल में थी, क्योंकि आप ये देखिए कि जंग से पहले आपना हरमुज खुली हुई थी। जंग से पहले की सूरत-ए-हाल ये थी कि उसके असासे मुंजमद थे। जंग से पहले की सूरत-ए-हाल ये थी कि उसके लिए कोई फंड्स मुख्तस नहीं किया जा रहा था। जंग से पहले की सूरत-ए-हाल ये थी कि वो सिक्योरिटी कंट्रोल आबनाए हरमुज़ का नहीं चाह रहा था। जंग से पहले वो एटम बम ना बनाने की चाह जो है, वो दुनिया के सामने रख रहा था। जंग से पहले की सूरत-ए-हाल ये थी कि मुआशी मंज़रनामा उसके लिए बहुत कमज़ोर था। उसने कुर्बानियाँ दी इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, जानों की सूरत में, अपने सुप्रीम लीडर की सूरत में। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि वो अफ़ज़ूदा यूरेनियम को अपने ही मुल्क में डायलूट करवाने के हवाले से बात अपनी मनवा रहा है। दूसरी बात ये कि उसके मुंजमद असासे जो हैं बतदरीज बहाल करने की बातें हो रही हैं। तीसरी बात ये कि उसके लिए $300 बिलियन का एक फंड मुख्तस करने की बात हो रही है, जो उसके मुआशी तौर पर रिहैब मंजरनामे के लिए हो। और फिर आबनाए हरमुज़ के सिक्योरिटी कंट्रोल के हवाले से उसकी बात हो रही है कि टॉल तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी फी वो उससे वो वसूल कर सकता है। फिर बातें ये हो रही हैं कि तमाम महाज जो हैं वो बंद कर दिए जाएँगे। तो लोग वहाँ पे सवाल ये कर रहे हैं कि ट्रंप साहब, आपने किस बुद्धि के ज़रिए ये सोच लिया कि आपने तमाम तर मकासद हासिल कर लिए हैं? मकासद तो सारे के सारे जो हैं वो ईरान अपने हासिल कर चुका है। तो इस वक़्त मुझे अल्ज़ाइमर के शिकार लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उन्हें ये मालूम नहीं पड़ता कि किस वक़्त में क्या बात करनी है। और अभी वो एक ऐसे वक़्त के ऊपर बात ये कर रहे हैं कि जिस वक़्त के ऊपर नेगोशिएशन वहाँ पे चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी वापस जाने का रास्ता बंद कर दूँगा अगर तुमने ये बातें ना मानी। और फिर वो कहते हैं हम बमबारी करेंगे अगर लबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ तुम जो है वो हिज़्बुल्लाह की हिमायत के अंदर तुम इकदाम उठाते रहोगे और उसके खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाओगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। ये तो थी अमेरिका का मंजरनामा कि अमेरिका में ये आवाजें उठ रही हैं। लेकिन क्या सवाल पैदा होता है कि इज़राइल भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। इज़राइल जो इतने महाज खोलना चाह रहा था उसने तो महाज खोल लिए। उसके तो मकासद चल नहीं रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ उसने महाज खोला हुआ है तो उसे पता है कि मेरा महाज जो है वो ईरान के साथ खुला रहेगा। हाँ, ये अलग बात कि अब की बार अमेरिका उसकी पुष्ट पे होगा ये नहीं होगा। लेकिन माजी को अगर हम देखें तो माजी में हमें बेशुमार शवाहिद मिलते हैं। ओबामा ने भी तनकीद जो है वो इसराइल के ऊपर की थी और इसी तरह की तनकीद थी जो इस वक्त जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद $38 बिलियन का जो फंड है वो इसराइल के लिए जारी हो चुका था। फिर अगर आप बाइडन के दौर के अंदर देख लें तो बाइडन के दौर के अंदर भी तनकीदें हुई थी और इसी तरह का $30 बिलियन का फंड उसके दौर में भी जारी हुआ। अब ट्रंप जो है वो भी तनकीद कर रहे हैं, फंड अब भी जारी हो जाएंगे। ये गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी है ये एक तरफ। लेकिन जो इसराइल है वो इस पूरे मंजरनामे के अंदर हमें ये दिखाई देता है कि वो एक स्पॉइलर के तौर पे मौजूद रहेगा और मुस्तकबिल के अंदर जो चीजें हैं वो रूबा जवाल या रूबा लड़ाई ही हमें देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान वाकई एटम बम अब भी बनाना चाहता है? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखें जी माजी के तजर्बात हैं और इसकी रोशनी के अंदर अभी मुस्तफा खामनाई का फतवा तो मौजूद नहीं है। तो वो आवाजें जो इस वक्त ईरान के अंदर से उठ रही हैं और वो जो मजबूत लोग ईरान के अंदर मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि इस जंग के अंदर बेपनाह नुकसान जो हमने इनका किया है हमें मजीद करना चाहिए था, तो उन लोगों की आवाजों को मद्देनजर रखते हुए ईरान एटम बम बनाएगा। लेकिन अभी एक चीज काबिल गौर है वो ये कि सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई के दौर के अंदर भी मुखालिफ आवाजें मौजूद थीं। सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई का फतवा मौजूद था कि एटम बम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उस फतवे के मौजूद होने के बावजूद भी 60% यूरेनियम का अफजूदा किया गया।
क्योंकि अगर उसे मेडिकल एतबार से इस्तेमाल किया जाना हो या बिजली बनाने के एतबार से इस्तेमाल किया जाना हो, तो उसके लिए तो तमाम तर चीजें जो थी वो 3.5% के ऊपर भी मौजूद रहनी थी। लेकिन अब वो 60% के ऊपर जो लेके गए हैं, तो वो वही लोग थे जो ये चाह रखते थे कि हम एटम बॉम्ब बनाएं, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल वो उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते थे जब तक वो खामनाई साहब का फतवा मौजूद था। तो अब के दौर के अंदर भी पासदारान इनकलाब के बेशुमार जो लोग हैं, उन्होंने मुश्तबा खामनाई साहब की राय जो है उसको बदलने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मुश्तबा खामनाई साहब का एक जुमला मंजर आम पे आया जो आपने सुना होगा। जुमे के रोज उन्होंने ये कहा कि जो मेरी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन मुझे मसूद पेशकियान ने समझाया और प्रेसिडेंट की राय और है, तो मैं उनकी राय से मुत्तफिक हुआ हूं कि अब की बार कुछ सहूलतकार या सालिस ऐसे मौजूद हुए हैं, कुछ ताकतें ऐसी मौजूद हैं कि हालात तब्दील हो सकते हैं, तो उनकी राय का एहतराम किया गया, तो उन्होंने अपनी राय तब्दील कर दी। वो जो मुतजाद आवाजें हैं वो तब तक है जब तक एक मुदल्लल आवाज पैदा नहीं हो जाती, यानी सुप्रीम लीडर अपनी राय नहीं दे देते। सुप्रीम लीडर की राय अब मंजर आम पे आ चुकी है, तो इसलिए वो जो मुतजाद आवाजें हैं उनकी अहमियत उस हद तक नहीं रहती, क्योंकि मसूद पेशकियान, अब्बास इराक़ची या मोहम्मद बाकर कालेबाफ भी अपने तय ये सारे डिसीजन नहीं ले पाए जब तक उन्होंने सुप्रीम लीडर को आमादा इसके ऊपर नहीं कर लिया। तो सुप्रीम लीडर आमाद है, तो इसलिए ये एक विन विन सिचुएशन है ईरान के लिए। ईरान इसको पाए तकमील तक पहुंचाएगा, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है वो $24 अरब ईरान को किस तरीके से जारी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब जिस सतह तक पहुंचा हुआ है, क्योंकि बेशुमार ताकतें और भी थी लेकिन प्रोमिनेंट इस वक्त पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ही सिग्नेचर हुए थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने किए, मसूद पेशकियान ने किए, तो पाकिस्तान ने तीसरे दस्तखत उस पर किए थे। अब वही 3 दस्तखत जो चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान के ही एक दस्तखत है। तो पाकिस्तान इस वक्त जिस सतह के ऊपर मौजूद है, तो क्या वो $24 बिलियन पाकिस्तान के रास्ते ईरान को जाने हैं? कतई तौर पर पाकिस्तान के रास्ते नहीं जाने, लेकिन वो गारंटर पाकिस्तान है कि किस तरीके से $बिलियन जो है वो ईरान तक पहुंचने हैं, किस तरीके से वो फंड बनाया जाना है। तो एक अच्छे की उम्मीद है, लेकिन उस अच्छे की उम्मीद में बहुत सारी ऐसी आवाजें मौजूद हैं जो स्पाइलर के तौर पे आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल तब्दील करेंगी। तो इस अच्छे की उम्मीद के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि काश ऐसा मंजरनामा हो कि तमाम महाज खामोश हो जाए, काश पाकिस्तान ईरान के साथ अपनी गैस पाइपलाइन को तोसी दे दे, काश पाकिस्तान ईरान के साथ बिजली के मंसूबे बना ले, काश पाकिस्तान ईरान के साथ जो है वो अपनी तजारत को शुरू कर दे, एलपीजी उनसे खरीदना शुरू कर दे, अशियाए खुरनूश की तजारत उरूज तक पहुंचे, पाकिस्तान तरक्की करे, ईरान तरक्की करे, खत्ते के दीगर ममालिक तरक्की करें। लेकिन एक अच्छी चाह है, एक मासूम ख्वाहिश है, लेकिन ये पाया तकमील तक तब पहुंचेगी जब तक ये मुख्तलिफ महाज जो है वो बंद होंगे, जब तक ये मुतजाद आवाजें जो इसराइली काटेस, एतमाद बिन गवेर या नफ्ताली बेनेट या बेंजामिन नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में बारहा उभरती हैं, नरम होती हैं, ये एक सतह तक, एक नुक्ते तक पहुंच जाए, तो हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।